तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप सबके लिए मैं आज लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि आप सबके लिए मैं आज क्या लेकर आया हूं। एक सरप्राइज है। देखिए, 10वीं और 12वीं के जो भी बच्चे होंगे, जितने भी बच्चे 10वीं और 12वीं में हैं इस बार, उन सबके लिए मैं देखिए कारक, प्रत्यय, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, पुरुष और वचन, ये जितने भी देखते हैं व्याकरण के अंग है, इन सब से मैं भर भर के आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव लाया हूं। इससे पहले मैंने इसके कई सारे वीडियो बना चुके हैं, कम से कम 200 ऑब्जेक्टिव इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आज मैं फिर से लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव्स। किस चैप्टर का वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको पता चलेगा। मैं उन प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, खास करके संधि, समास, उसके बाद मुहावरे और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं, खास करके वर्ण विचार से, संधि से। मतलब एकदम समझिए कि आपके बिहार बोर्ड हो या 12th में हो या सीटीईटी वाले हो, सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अब देरी नहीं करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन होगा, नोटिफिकेशन का बटन, उसको दबा लीजिएगा और नए विद्यार्थी जरूर शेयर करिएगा। पढ़ाने के क्रम में अगर कोई ऐसा आपको क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलते हैं अब स्टडी की तरफ। तो हम लोग शुरुआत करेंगे आज। सबसे पहला हम लोग का शुरुआत जो होगा वो सबसे पहला होगा, किस चीज से शुरुआत होगा, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, इससे हम लोग आज शुरुआत करेंगे। ये सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो जान लीजिए कि भाषा जो होती है, भाषा, कोई भी भाषा अगर लिखी जाती है तो किससे लिखी जाती है, वर्ण से। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वर्ण होगी। क्या होगी, वर्ण। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं। हिंदी में मूलतः पूछ रहा है, मूलतः मतलब हो गया मीन। तो हिंदी में मूलतः 46 है, याद रखिएगा। और अगर पूछेगा कुल कितने वर्ण हैं, पूछेगा कुल कितने वर्ण हैं, तो 52। कितने हैं, 52। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आज हम लोग 200 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे बाबू, प्लीज दिल थाम के बैठिए, एकदम जबरदस्त क्लास होगा आज का। और तीसरा जो है हम लोग का, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, उसको कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं, स्वर। ये बिना रुकावट की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा संयुक्त में हो जाता है अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। 4 हो जाते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। इसके बाद जो है 2 और वर्ण आ जाते हैं, र और ढ, ठीक है। टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 जो हो गए आपको, इसमें से अल्टरनेटिव हो गए। इसके बाद 2 और भी वर्ण होते हैं जो कि मूल वर्ण नहीं होते हैं, जैसे अंग हो गया और अह हो गया, ठीक है। तो टोटल 52 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 निकाल दिए तो कितना बच गया, 44। कितना बच गया, 44 बच गया। तो संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44 है। कितनी है, 44। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप ऐसे समझना चाहते हैं तो ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम लेते हैं, किसको लेते हैं, ए, ऐ, ओ और औ, ये 4 वर्ण जो है जुड़ के बना है, ठीक है। ऐसे संयुक्त पूछ रहा है तो 4 वर्ण जुड़ के बना है। और अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये भी 4 जुड़ के बना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इसी तरह से होगा कि 4 4 8, यानी 44 8 कितना होता है, 52। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आप एकदम बढ़िया से देखिए और सीखिए। अब है कि स्वर किसको कहते हैं भाई, जिसका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना विघ्न बाधा के उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अग्र स्वर नहीं है। निम्नलिखित में अग्र स्वर पूछ रहा है। अग्र स्वर का मतलब होता है अग्र स्वर नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अ। क्या हो जाएगा, अ। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, अ, ई, ए, ऐ, ठीक है। अ, ई, ए, ऐ। इसमें पूछ रहा है कि अग्र स्वर नहीं है। अग्र स्वर नहीं है कौन, तो ए, अ होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा अग्र स्वर किसको कहा जाता है, तो अ को, ठीक है। नहीं है, कौन नहीं है बाबू, तो अ नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं कि हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं, याद रखिएगा स्वर 2 तरह के होते हैं, एक हर्ष स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है। कितने होते हैं बाबू, एक हर्ष स्वर होते हैं और एक दीर्घ स्वर होता है। 2 तरह के होते हैं, एक हर्स्व
याद रखिएगा, एक ह्रस्व होता है और दूसरा क्या होता है बाबू, दीर्घ स्वर होता है, याद रखना है। ह्रस्व स्वर में कौन कौन आते हैं, ह्रस्व स्वर में आता है अ, ई, उ और री, ठीक है। और दीर्घ स्वर में कौन कौन आते हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ठीक है। तो ये आते हैं दीर्घ में, और इसके संयोग से जो बनता है प्लुत, उसको कहते हैं ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है, प्लुत को कहते हैं। और उसके बाद अंग अह जो हो जाता है उसको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं किसको, तो अंग को और अह को, ठीक है। इतना आपको जानकारी रहना चाहिए, ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, ठीक है। ये आपको एकदम जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको जानकारी नहीं होगी बाबू, सही सही आपको एग्जाम में नंबर नहीं मिल पाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब अगला सब हम लोग का जो है, अगला सवाल जो हम लोग का है, तो अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है। अभी पढ़ाए हम आपको, अभी पढ़ाए हैं अंग और अह क्या है। तो अंग और अह किसको कहते हैं, अभी बताए हैं आपको, अयोगवाह को कहते हैं। किसको कहते हैं, अयोगवाह को, ठीक है। तो अब इससे पहले आपने एक सवाल देखा था जिसमें अग्र स्वर था। अब इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा कि सर जी अग्र स्वर किसको कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, उन स्वरों को कहा जाता है किताब के हिसाब से कि जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है। तो अ जो बोलते हैं उसमें जीभ का जो अगला भाग है वो ऊपर नीचे नहीं होता है, इसलिए अग्र स्वर अ जो है वो नहीं है। अभी ई बोलते हैं, ई तो जी नीचे हुआ, इसलिए याद रखिएगा अग्र स्वर के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। और हम लोग का अगला सवाल क्या है, देखिए हम लोग का अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा। अभी मैंने बताया था ए, ऐ 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ और औ, ये चारों को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लुत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लुत बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ठीक अगला सवाल जो हम लोग का है वो क्या है, कौन स्वर नहीं है, इसमें से स्वर नहीं है। देखिए आपको याद रखिएगा, यह जो है वो स्वर नहीं है, व्यंजन है, ठीक है। ये 11 स्वर होते हैं, आपको याद रखना है। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं। देखिए जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के 3 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, याद रखना है। कितने भेद होते हैं बाबू, 3 भेद होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। जीभ के अनुसार पूछेगा तो 3 भेद, और वैसे पूछेगा तो 2, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती क्या कहलाती है बाबू, व्यंजन कहलाती है। आपको मालूम होगा, वे ध्वनियां जो स्वर, जिसमें स्वर का उपयोग नहीं हो उसको क्या कहते हैं, तो व्यंजन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन कौन है। याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन जो होता है वो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होता है, याद रखना है। इतना सारा होता है, ये टोटल होते हैं 25। अब इसमें से देख लीजिए क ख ग में इसमें से क्या आता है, तो देखिए छ आता है ना, छ में छ आता है, इसलिए स्पर्श व्यंजन कौन है, छ है, ठीक है। आप याद रखिएगा क ख ग में 5, 5, 10, 15, 25, 5 25 25, यानी 25 गो स्पर्श व्यंजन होता है, याद रखना है इस बात को। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचाक्षर का उच्चारण जो स्थान होता है, यानी अंतिम 5वां अक्षर जो होता है उसका उच्चारण क्या होता है, तो अनुनासिक। याद रखिए क्या होता है, अनुनासिक। जैसे कि अंग अंग, तो जैसे या नाक से होता है ना, अनुनासिक उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू रे, अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। अगला सवाल क्या है कि अंतःस्थ व्यंजन कौन है। देखिए अंतःस्थ व्यंजन याद रखिएगा 4 होते हैं, य, र, ल, व, 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। इसको ही क्या बोलते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कितने होते हैं, तो 4। कौन कौन, य, र, ल, व, ठीक है। अगला सवाल देखिए, तालब स मूर्धन स दंत स और ह व्यंजन है, कौन सा व्यंजन है, ये कौन सा व्यंजन है, तालब स मूर्धन स दंत स और ह। तो याद रखिएगा इससे गर्मी उत्पन्न होती है, इसलिए इसका नाम है उष्म व्यंजन। क्या नाम है, उष्म व्यंजन। कितने होते हैं उष्म व्यंजन, 4। कौन कौन, तालब स मूर्धन स दंत स और ह। अगला देखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा है, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है। देखिए उत्क्षिप्त कहते हैं र और ढ को। किसको कहते हैं, र और ढ को। इसकी संख्या कितनी है, 2। इसका दूसरा नाम क्या होता है, तल बिंदु। क्या होता है, तल बिंदु व्यंजन। इसका दूसरा नाम क्या होता है, तल बिंदु। इसका तीसरा नाम क्या होता है, इसका तीसरा नाम होता है आपको द्विगुण। क्या होता है, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। इसका नाम अलग अलग है, द्विगुण भी होता है, तल बिंदु भी होता है, उत्क्षिप्त भी बोलते हैं इसको, र और ढ को। बाबू प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग।
उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ हुआ है? तो देखिए ढ में हुआ है यहाँ पे पढ़ाई में। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जे एन से ज्ञ होता है। किससे होता है? जे एन से ज्ञ। अंग्रेजी के हिसाब से देखिएगा जे एन से क्या होता है? ज्ञ। तो ज्ञ का जो होता है खास करके जी वाई से ज्ञ होता है। जी वाई से ज्ञ होता है। तो जी वाई से ज्ञ होता है तो याद रखना है कि जी से गौ हो गया, जी से ज हो जाएगा, जी वाई से ज्ञ हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर सही सही क्या होना चाहिए? तो हम आपको बताते हैं कि ये जो है आधा ज और य दिया हुआ है, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधा ज और य जो दिया हुआ है इसका यही आंसर हो जाएगा। ज और य से मिलता है क्या? तो ज्ञ। ठीक है, उसके बाद याद रखना है अगला कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? बहुत मस्त सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा 33। कितने हैं? 33। अगला देखिए कि कंठ ध्वनि व्यंजन कौन सी है, यानी जो कंठ से पुकारा जाता हो। कंठ से किसको पुकारते हैं? क ख ग को। ठीक है, याद रखना है क ख ग को कंठ से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालब श, मूर्धन्य श, दंत स होता है ना, तो तालब स तो तालु से, मूर्धन्य स मूर्धा से, और दंत स दांत से। इसलिए याद रखिएगा मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है इसमें? मूर्धन्य मतलब जानते हैं जिसकी साउंड मूर्धा से होती हो, जिसकी साउंड किससे होती हो? मूर्धा से होती है, उसको क्या कहते हैं? मूर्धन्य। तो च छ ज झ जो होता है इसका साउंड कहाँ से होता है? मूर्धा से। याद रखिएगा मूर्धा से। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान क्या है? त थ देखिए पहले कंठ से क ख ग घ, मूर्धा से जो है आपको च छ ज झ होता है। ठीक है, कंठ, उसके बाद होता है तालु, उसके बाद होता है मूर्धा, उसके बाद होता है दंत, उसके बाद होता है होस्ट। तो त थ द ध बोलते हैं तो दांत से चिपकता है, तो इसलिए इसका उपयोग, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दंत। क्या हो जाएगा? दंत। अगला देखिए निम्न में अल्प प्राण कौन है? निम्न में अल्प प्राण कौन है? याद रखना है, इससे पहले वाले क्लास में हम पढ़ाए थे आपको कि प्रत्येक अक्षर का पहला और तीसरा अल्प प्राण होता है, और दूसरा, चौथा और पांचवा को तो नहीं लेना है, दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण होता है। याद रखना है, इस ट्रिक से याद रखिएगा, दूसरा चौथा महाप्राण, पहला तीसरा अल्प प्राण। याद रख लीजिएगा इस ट्रिक को बाबू आप लोग। क ख ग घ अंग जैसे होता है तो क पहला अक्षर, ख नहीं, ग तीसरा अक्षर, तो पहला तीसरा अल्प प्राण, ख जिसमें एच लग जाता हो, जैसे के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, जिसमें एच लग जाता हो, अलग से एक एच लग जाता है, उसको क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अगला देखिए निम्न में कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? हमने बोला जिसमें एच लग जाता हो वो महाप्राण होता है, जिसमें एच नहीं लगता हो। तो क में एच नहीं लगता है, य में भी एच नहीं लगता है, तो इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि कौन सा महाप्राण नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन मिस्टेक है, इसका आंसर क होगा। क घ छ, यहाँ पे कुछ और देना चाहिए था, छ देना चाहिए था, जिससे कि ये क्वेश्चन से रहता। तो इसका ये दोनों हो सकता है आंसर, लेकिन यहाँ पे चूंकि महाप्राण की बात है तो महाप्राण सिर्फ स्पर्श व्यंजन में काम करता है, यानी क ख ग घ च छ ज झ ट ठ र त थ द और प फ ब में काम करता है। तो इसलिए यहाँ पे याद रखिएगा यह नहीं होगा, छ होना चाहिए, और तीनों ऑप्शन अगर ऐसे रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। ठीक है, जिसमें एच नहीं आता हो, याद रखना है उसको जिसमें एच आता हो उसको क्या कहते हैं? महाप्राण। जिसमें नहीं आता हो उसको क्या कहते हैं? अल्पप्राण। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अघोष। देखिए घोष और अघोष, तो याद रखना है पहला और दूसरा जो होता है इसमें ये ट्रिक याद रखना है। सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा जो पढ़ा रहे हैं। पहला दूसरा जो होता है वो घोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा जो होता है, पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा जो होता है वो क्या होता है? घोष होता है। घोष यानी कि क ख, तो क ख हो गया अघोष, और ग घ अंग ये हो गया घोष। यानी पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा जो है वो क्या होता है? तो घोष। इसको लिख लीजिए जिससे कि आपको याद रहे, हमेशा भूलिए नहीं आप। ई च छ ज झ य आदि का उच्चारण स्थान, देखिए एक ही बार में सबको याद कर लीजिए। ई च छ ज झ इस सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? कहाँ से होता है? याद रखिएगा तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु से। जब ये च छ ज झ है तो किससे होगा? तालु से होगा। ठीक है, ट ठ ड ढ है तो मूर्धा से होगा, याद रखना है। त थ द ध होगा तो दांत से होगा, अब प फ ब होगा तो ओष्ठ से होगा, और क ख ग होगा तो कंठ से होगा। सुन भी लीजिए और लिख भी लीजिए जिससे कि आपको याद भी रहे।
जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ये एकदम आसान क्वेश्चन है। अब है निम्न में दीर्घ स्वर कौन नहीं है? दीर्घ स्वर कहते हैं हरस स्वर होता है, ये हरस हो गया, ठीक है, ये हरस हो गया, तो इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है? तो दीर्घ स्वर भी है और इसको प्लुत भी कहा जाता है, इस दोनों को, और दीर्घ स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। दीर्घ स्वर का ही पाठ है ए ऐ। निम्न में अंतः अस्त व्यंजन कौन सा है? मैंने बताया था य र ल व, 4 होते हैं, य र ल व, तो देखिए इसमें से व हो जाएगा, ठीक है। आज आप लोग को हम बेहतरीन पूरा मतलब ग्रामर के अंदर से जितना क्वेश्चन हो 200 पढ़ाएंगे, और एकदम आप लोग बने रहिए प्लीज। और आप लोग कमेंट बीच बीच में करते रहिए कि आप लोग को कैसा लग रहा है क्लास। बोरिंग नहीं करिएगा प्लीज, थोड़ा सा ध्यान देके एक बार इसको वीडियो को देख लीजिए, और ये नहीं कि थोड़ा देर देखे फिर थक के छोड़ दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अल्पप्राण व्यंजन इसमें कौन सा है? जो बताए हैं जिसमें एच नहीं लगता हो, इसमें एच नहीं लगता हो, तो जी से गौ, इसमें एच नहीं लगता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा घोष है? घोष बताए हैं तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर होता है, तो तीसरा अक्षर कौन है? च, छ, ज, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखिए कि निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन है? ओष्ठ यानी ओठ से बोलने वाला ऊ है। ऊ को कहाँ से बोलते हैं? ओष्ठ से बोलते हैं, याद रखना है, ऊ बोलिए ओष्ठ से। काकली वर्ण कौन सा है? काकली, काकली किसको कहते हैं हम आपको बता देंगे। पहले हम देख लेते हैं कि काकली वर्ण इसमें से हम लोग का कौन सा है। तो काकली वर्ण किसको कहते हैं? ह को, जो कि सबके साथ जुड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? काकल, यानी कि जो एच लगता है महाप्राण में, उसको क्या कहते हैं? काकली वर्ण। य का उच्चारण स्थान कहाँ है? ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा याद रखिएगा। इसका आंसर उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तालु से। कहाँ से होगा? तालु से। अगला है अंतःस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? अंतःस्थ भी 4 होते हैं और उष्म जो होते हैं वो भी 4 होते हैं। कौन कौन? य, र, ल, व, तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये 4 दोनों होते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा 4 मिला के कितना हो जाएगा? 8, ठीक है, 8 हो जाएगा टोटल। उस व्यंजन कौन सा है? उस व्यंजन हम बता रहे तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह होता है, तो इसमें ह इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कितने होते हैं? 4, तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इसका यही आंसर हो जाएगा। आपको मैं एक एक क्वेश्चन को पूरे बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाया हूँ। दंतोष्ठ ध्वनि यानी दांत और ओष्ठ दोनों से कौन सा ध्वनि उच्चारित होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो वह जो होता है वो दांत से भी होता है और ओष्ठ से भी। क्यों होता है? क्योंकि अ और उ, तो अ हुआ आपको, अ जो हो गया औ, नहीं ये नहीं, उ और व, उ और अ होता है, उ और अ होता है, ठीक है। उ तो उ का तो होता है ओष्ठ, उ का तो होता है ओष्ठ। उसके बाद जो है य देखना चाहते हैं, य का होता है ई और य, ई और य, अ हो जाएगा य, ठीक है, ई और अ, तो ई जो हो गया, इसलिए इसका आंसर वह, यही वह होगा। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सा है? तो वह हो जाएगा, ठीक है। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट, अभी मैंने बताया कि क वर्ग जो होता है कंठ से, च वर्ग जो होता है तालु से, ट वर्ग जो होता है वो मूर्धा से, तो मूर्धन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू रे? मूर्धन्य। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा दीर्घ स्वर है? कौन सा दीर्घ स्वर है, ये हम लोग को इसमें बताना है। दीर्घ स्वर हमने बताया कि 4 होते हैं, सॉरी 3 होते हैं, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, और उसके बाद ए ऐ ओ भी होता है, इसी में शामिल, इसी का अगला नाम दे दिया जाता है प्लुत, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि दीर्घ स्वर कौन कौन सा है, तो इसका नाम दे दिया जाता है प्लुत, इसलिए इसको इसमें से छाट के चलेंगे। तब इधर जो देखते रहे तो आ रहा है, ठीक है, तो 42 का क्या हो जाएगा? आ। अनुस्वार किसका कार्य करता है? देखिए अनुस्वार जो है पंचम वर्ण का काम करता है। किसका काम करता है? पंचम वर्ण का काम करता है, याद रखिएगा इस बात को, विसर्ग नहीं, चंद्रबिंदु नहीं, पंचम अक्षर का ये काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर का मतलब जानते हैं जो 2 स्वरों से मिलकर बनता हो, तो उ जो है दो स्वरों से नहीं मिलकर बनता है, बाकी ये सब बनता है 2 स्वरों से। अब देखिए जैसे अ ई सब है ना, ये नहीं बनता है, ए ऐ ओ संयुक्त स्वर है, 4 होते हैं संयुक्त स्वर, याद रखना है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण दंत नहीं है, यानी जो दांत से नहीं बोला जाता है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो याद रखिएगा य जो होता है, य जो है वो दांत से नहीं बोला जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ 45 तक हम लोग एक टाइप के पढ़े हैं, अब शब्द विचार में आ गए हैं।
अब तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सब आदमी जानते होंगे आप सब। तो याद रखिएगा मुंह जो हो जाएगा, मुंह तत्सम तद्भव, यानी मुंह हिंदी का शब्द है, ठीक है। और ये बैंक जो है, ये बैंक आपको हो जाएगा विदेशी शब्द। क्या हो जाएगा? विदेशी शब्द, याद रखिएगा। अब मर्म और प्रलाप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। वानर का तद्भव रूप है, वानर का तद्भव, यानी वानर तत्सम है, वानर क्या है? तत्सम, इसका तद्भव रूप क्या होता है? बंदर, ठीक है। अगला देखिए, दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा? दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा आप सभी को बताना है। दर्शन का तद्भव रूप दर्शन होगा, ऐसा वाला दर्शन होगा, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा शब्द इसमें तत्सम है? कौन सा शब्द संस्कृत का है, ये आपको खोजना है। उद्गम क्या है? संस्कृत का शब्द है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव इसमें से खोजना है हम लोग को, जो हिंदी में लिखा जाता हो, ये है बिच्छू। अगला है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, यानी कौन सा गलती है? तो हम लोग को याद रखना है, चक्षु और आंख सही है, चक्षु और नृत्य नाच सही है, श्रृंगार, श्रृंगार सही है, चक्षु आंख भी सही है, दधी दही ये भी तो सही है बाबू। इसमें से तो हमको नहीं लगता है कोई अशुद्ध है। हाँ, ये बी नंबर होना चाहिए, क्योंकि श्रृंगार में एक ही होता है ऐसे करके, ठीक है। श्रृंगार में ऐसे एक ही होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, पहचान का पूछ रहा है, तत्सम शब्द क्या होगा? पहचान का तत्सम यानी संस्कृत शब्द क्या होगा? पहचान को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान, है ना। कौन सा शब्द इसमें से तत्सम नहीं है, यानी संस्कृत का शब्द नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आंसू जो है वो नहीं है, आंसू तद्भव है। देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है? देश में जन्मा देशज कहलाता है। देश में जन्मा शब्द क्या कहलाता है? देशज। गाड़ी शब्द क्या है बाबू? गाड़ी आप तो सुने होंगे, गाड़ी घोड़ा का ना, तो गाड़ी शब्द हमेशा याद रखिएगा देसी शब्द है। क्या शब्द है? देसी। अगला है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं? संस्कृत के वे शब्द ज्यों का त्यों उसे हम तत्सम कहते हैं, बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम इसमें से कौन है, यानी संस्कृत के कौन से इसमें शब्द हैं, ये हम लोगों को मतलब इसमें पूछ रहा है। तो देखने से लग रहा है गोधूम, ये तीनों हिंदी शब्द हैं। अब अगला है, विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं बाबू? विदेशी भाषा से आए शब्द को क्या कहते हैं? आगत कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? विदेशज। क्या कहते हैं? विदेशज कहते हैं, ठीक है। मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द इसमें से कौन है? मुस्लिम शासन यानी अरब कंट्री से इसमें आया हुआ शब्द कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है। हवालात, ठीक है। अगला है कि उर्दू, कलगी, ताश किस भाषा के शब्द हैं? उर्दू, कलगी, ताश किस भाषा के शब्द हैं? ये तीनों वर्ड आपको याद रखना है, ये तुर्की भाषा के शब्द है। कहाँ के हैं? तुर्की भाषा के। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं बाबू? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। आप सब मुझे ये नहीं बता रहे हो कि आप लोग को कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। आप बिल्कुल मतलब कमेंट तो करो भाई, तब तो मुझे पता चलेगा। और पूरा पढ़ना है, आज 200 पढ़ना है, अभी तो 61 हुआ है। संधि के कितने प्रकार? संधि के दो, सॉरी संधि के दो नहीं होता है, संधि के तो 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। और ए मिलता है, अ ई बन के ए बनता है। अब पूछ रहा है आपको इसमें कि इसके कौन सा संधि का उदाहरण है, तो ये गुण संधि का है, क्योंकि स्वर संधि के फिर 5 भेद होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि के। उस 5 प्रकार में से पूछ रहा है ये अ ई बना है, ये कौन सा संधि है, तो गुण संधि होगा। अब उसके बाद है व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें से कौन है? व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें से कौन है पूछ रहा है आपसे। तो याद रखना है आपको, उद्यत, परम औसत, देखिए औ है, अ है, ओ है, तो ये हो जाएगा आपको स्वर संधि। क्या हो जाएगा? स्वर, क्योंकि इसमें स्वर है बीच में, इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि, क्योंकि उद्यत में य आता है। अगला सवाल हम लोग का है कि गुण संधि का इसमें से उदाहरण कौन है? गुण संधि आप जानते होंगे, जिसमें अ और ई आता हो, उसको क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। तो याद रखना है, महर्षि, तो री आ जाएगा, यानी स्वर आ जाएगा, तो स्वर जिसमें आ जाए तो क्या आ जाएगा? महर्षि, गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा।
उसके बाद है विसर्ग संधि का, इसमें से कौन सा उदाहरण है? विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है जिसके संधि विच्छेद में विसर्ग पड़ेगा, उसको क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। तो हरिश्चंद्र जो हो जाएगा, हाँ हरिश्चंद्र, हरिशः जो चंद्र जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। ई उ री ली के बाद कोई स्वर आए तो ये क्रमशः य व र ल में बदल जाता है। सही बात है। ई उ री ली के बाद अगर कोई स्वर आए तो ये य व र ल में बदल जाता है। इस परिवर्तन को हम कौन सा संधि कहते हैं? मैंने बताया कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि 5 होते हैं। इसमें से कौन सा है? ये य व र ल मतलब हो जाएगा, तो उसको हम कौन सा कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यन। जब भी संधि विच्छेद में य व र ल आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? यन। क्या कहेंगे? यन। बधवागमन का संधि विच्छेद क्या है? बधवागमन का संधि विच्छेद क्या है? याद रखिएगा, बधु जोर आगमन। ठीक है। बधु जोर, वाह है माने आ है तो उ, और यहाँ पे ध के साथ व संयुक्त है तो ध व के साथ, तो यहाँ इसको क्या कर देंगे? उ, क्योंकि व जो बनता है वो उ और अ से मिलकर बनता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बधु जोर आगमन। अगला सवाल देखिए, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है बाबू, आप लोग बताइए हमको। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। हिमालय शब्द का क्या होता है? हिमजोर आले। क्या होगा? हिमजोर आले। ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था। वागीश शब्द क्या है? वागीश शब्द का क्या होता है? याद रखना है, वाक जोर ईस। क्या होता है? वाक जोर ईस होता है। ठीक है। वाक जोर ईस होता है वागीश। यहाँ पे गौ को आधा क करना है और ईस है तो ईस लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए वाक जोर में, देखिए वाक जोर में क्या होता है? आधा क है, भले ही यहाँ पे आधा क है, उससे मतलब नहीं है। प्रत्येक अक्षर का तीसरा रहे, चौथा रहे, पांचवा रहे तो उसके लिए बदले में पहला अक्षर आ जाता है, याद रखना है। तो यहाँ वाक है, तो वाक के साथ यहाँ पे आखिर कौन सा अक्षर आएगा मैं आपको बताता हूँ। वाग में, यानी कि 5वां अक्षर के लिए कौन सा अक्षर आएगा? पहला अक्षर वाग में हो जाएगा। ठीक है। पदछेद विग्रह पद का संधि शब्द होगा। पदछेद जो है, पदछेद विग्रह पद का संधि शब्द होगा। इस बात को याद रखना है। ये ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ये आप लोग को बताना है और मैं आपको बताता हूं इसका सी आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू? समजोड़ योग। क्या हो जाएगा? ऊपर अनुस्वार है, सम हो जाएगा, य के जगह पर म आएगा, यहाँ पे अनुस्वार की जगह पे म आएगा, समजोड़ योग हो जाएगा। ठीक है। धनुष्टकार, धनुष्टंकार है यहाँ पे दिया हुआ ऊपर में, धनुष्टंकार इसको पढ़ते हैं। इसको इसी के लिए देखिए, धनुष्टंकार जब ये है तो धनु, ये विसर्ग संधि, धनु जोड़ टंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनु जोड़ टंकार, क्योंकि 100 ट इसमें संयुक्त है तो 100 को हटा देंगे, सिर्फ धनु कर देंगे। यही शब्द की संधि क्या होगी? यही शब्द की संधि क्या होगी ये मैं आपको बता देता हूं। यहां ही, इसका क्या होगा? यहां ही इसका मतलब होता है। ठीक है। रीति अनुसार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है। इसका संधि रीति जोड़ अनुसार। ठीक है। रीति जोड़ अनुसार, गलत शरत नहीं बनाइएगा, देख लीजिए इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। संधि प्रैक्टिस की चीज है, जितना प्रैक्टिस करिए। निर्धन, रूल्स अगर आपको आते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स नहीं आ रहा है तब एग्जाम टाइम में खाली प्रैक्टिस आपको करना होगा। निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में निह जोड़ धन होगा, यानी यहाँ पे विसर्ग आएगा तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। निसहाय तो वो भी विसर्ग हो जाएगा, जिसमें दोनों बुंद का आ जाए वो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। व्याख्यान में कौन सी संधि है? व्याख्यान में यन संधि है। व्याख्यान में क्या है? यन संधि, क्योंकि य आएगा तो मैंने बताया ना, य व र ल आ जाए तो ये कौन सा हो जाएगा बाबू? यन संधि हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अत्युत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनिए। देखिए अत्युत्तम में हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो अति जोड़ उत्तम क्या हो जाएगा? अत्युत्तम। अति जोड़ उत्तम क्या हो जाएगा? अति उत्तम। इस बात को आप सभी को याद रखना है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमांशु शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। याद रखना है हम लोग को, हिमांशु शब्द का क्या होगा? हिमजोर अंशु। क्या होगा? हिमजोर अंशु हिमांशु। सप्त जो ऋषि क्या होगा बाबू? आप सबको ये सप्त जो ऋषि, यहाँ पे री आ रहा है, पूछ रहा है आपसे कि ये कौन सा संधि का उदाहरण है। याद रखिएगा, जब भी स्वर आ जाए, अ ई है ना, दीर्घ ई आ जाए, उ आ जाए, दीर्घ उ आ जाए यहाँ पे, तो वो कौन सा संधि का उदाहरण हो जाएगा? आ ई उ आ जाए तो वो गुण का होगा। किसका होगा? गुण का। याद रखना है, गुण का। सठ जो रिपु
क्या है, सठ जोड़ रिपो, इससे बनी संधि क्या होगी, ये किस तरह की संधि है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है र है तो एकदम कंफर्म रहिएगा कि व्यंजन ही होगा, क्या होगा, व्यंजन। प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रजर उड। प्रौढ़ का क्या होगा, प्रजर उड होगा, यहाँ पे गलती नहीं कर दीजिएगा, प्रौढ़ नहीं मार दीजिएगा, प्रजर उड होगा, प्रौढ़। उसके बाद देखिए कविश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, कवि जोड़ ईश्वर, ये तो सबको मालूम होगा। अब इसमें ईश्वर में ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला हरस, इसमें हरस होगा, इसमें दीर्घ होगा, इस बात को आपको याद रखना है। अगला देखिए कौन से शब्द में व्यंजन संधि है, वागीश। व्यंजन संधि किसमें है, गौ में है। ठीक है, व्यंजन संधि किसमें है, गौ में है। वागीश में क्या है, क्योंकि वाक जोड़ ईश होता है तो क हो जाता है व्यंजन, तो इसलिए इसका उदाहरण हो जाएगा वागीश। अब अगला देखिए पंजाब शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पंजाब। तो पंजाब के लिए क्या होगा, पंच जोड़ आप, क्या होगा, पंच जोड़ आप। देखिए जौ है, लेकिन ये जौ की कौन सा अक्षर है, चौ छ जौ, तीसरा अक्षर है। इस तीसरे अक्षर के लिए यहाँ पे कौन सा अक्षर आया, तो पहला अक्षर आया। याद रखिएगा तीसरे चौथे पांचवें अक्षर के लिए कौन सा अक्षर आता है, उस वर्ग का पहला अक्षर आता है, हमेशा याद रखना इस बात को। अब देखिए व्यंजन संधि के उदाहरण इसमें से कौन है, देखिए इतने सारे को आपको याद कर लेना है, व्यंजन संधि के उदाहरण इसमें से कौन है, हम सबको याद रखना है। व्यंजन संधि जो होता है उसमें व्यंजन आते हैं, उत आएगा, तो आएगा, संगम, संभावना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उल्लास, संगम और संभावना, क्योंकि वातावरण तो यहाँ पे अ आ जाएगा, आ गया तो ये तो हो गया आपको स्वर हो गया, इसमें भी आ गया तो स्वर हो गया, इसमें भी आ गया तो ये भी स्वर हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन कौन होगा, उल्लास, संगम और संभावना। ठीक है, अब देखिए संभावना में सम जोड़ भावना होता है, इसलिए संभावना नहीं होगा। ठीक है, अब अगला है उच्छ्वास। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उच्छ्वास का सही संधि उत्त जोड़ श्वास। ठीक है, उत्त, यहाँ पे देखिए छ है, छ छ है, छ के जगह पर यहाँ पे क्या आ गया, तो आ गया। चौ छ जब भी रहेगा संयुक्त तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा, तो, हलंत तो आ जाएगा। ठीक है, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये तो सबको मालूम होना चाहिए, राकेश शब्द का क्या होगा, तो राकेश शब्द का हो जाएगा, राक जोड़ एस नहीं होगा, राके जोड़ ईस भी नहीं होगा, राका जोड़ ईस हो सकता है, राकेश। ठीक है, अगला देखते हैं भानुदे में परिक्त संधि का प्रयोग। भानुदे, भानुदे मैंने उ आया, उ बनेगा तो कौन सा संधि हो जाएगा, गुण संधि। कौन सा, गुण संधि। अतिज और आचार से बनी संधि कौन सी होगी, अतिज और आचार से बना अत्याचार। ये सब सिंपल है, आप सबको समझ में आ रहा है। उच्छिष्ट, देखिए चौ छ इसमें भी संयुक्त है, चौ छ जब भी संयुक्त रहेगा, याद रखना भी मैंने बताया आपको, चौ छ जब भी संयुक्त रहेगा तो उसके जगह पे तो आ जाएगा, तो तो वाला होगा, याद है, याद हुआ। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या है, सत जोड़ चित जोड़ आनंद, सच्चित जोड़ आनंद, सच्ची जोड़ दानंद, सत जोड़ चित जोड़ आनंद। देखिए इतना सारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कंफ्यूजन के लिए, लेकिन याद रखिएगा इसको जो जोड़ेंगे तो सच्चित, इसको एक साथ लिख सकते हैं, सच्चित जोड़ आनंद, तो सत जोड़ चित जोड़ आनंद, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनु जोड़ एशन इसका आंसर होगा। अगला है व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें से कौन है, व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें से कौन है, तो उद्यत, क्योंकि द और य आएगा तो क्या होगा, यही इसका व्यंजन संधि का हो जाएगा। अगला देखिए गुण संधि का उदाहरण कौन है, गुण संधि का उदाहरण इसमें से कौन है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुण संधि में मैंने बताया कि जिसमें अ आए, आ ई उ आ जाएगा उसको क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। जोड़ने पर अ में ई जोड़ने पर ई आ जाएगा। ठीक है, मतलब ई में ई जोड़ने पर ई आ जाएगा, अ में अ जोड़ने पर आ जाएगा, ऐसा उ में उ जोड़ने पर उ आएगा, उसको क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, महर्षि, क्योंकि यहाँ पे महा जो ऋषि, आ में री आ गया, जोड़ दिए, आ में री जोड़ दिए तो क्या हो गया, महर्षि। अगला सवाल देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा पूछ रहा है, तो विसर्ग में हमें आपने इससे पहले ये क्वेश्चन हो चुका है, हरिश्चंद्र होगा इसका, क्योंकि इसमें विसर्ग, यहाँ पे देखिए चौ छ आ गया, फिर से संयुक्त है, चौ छ होगा तो इसमें से आपको बताएं तो वाला होगा, इतना तो आपको मालूम हो गया होगा। अब यहाँ पे छास्त्र करके दिया हुआ है कंफ्यूजन के लिए, छास्त्र नहीं होता है, शास्त्र होता है, इसलिए इसका ये छास्त्र वाला नहीं मार दीजिएगा, शास्त्र होगा, सतजब शास्त्र। किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है, बाबू
याद रखिएगा द्वंद्व समास जो होता है, लोटा डोरी, हाँ, राम सीता, उसके बीच में ऐसे नहीं रहता है दिया हुआ हाइपर, उसका लोप हो जाता है, तो इसी को कहते हैं द्वंद्व में। अब देखिए पूर्व पद संख्यावाची होगा, पूर्व पद संख्यावाची होगा तो कौन सा समास? द्विगु, जैसे कि त्रिनेत्र चौराहा। जन्मांध शब्द क्या है? जन्मांध शब्द क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। जन्मांध शब्द क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास। अगला है यथास्थान। यथास्थान सामासिक शब्द का विग्रह क्या होगा? यथास्थान जो है इसको तोड़ना है और तोड़ के बताना है इसका स्थान के अनुसार। क्या होगा? स्थान के अनुसार। जिस समास में दोनों पद में से किसी तीसरे का अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग विशेष अर्थ हो जाता है किसी का शब्द का, जैसे पंकज कहते हैं तो कमल, जैसे कि वीणा पानी कहते हैं तो माँ सरस्वती। विशेष अर्थ हो जाता है तो बहुव्रीहि उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि। सप्तदीप सामासिक पद का विग्रह क्या होगा? सप्तदीप सामासिक पद का विग्रह क्या होगा ये आपको याद रखना है। 7 दीपों का समूह। क्या होगा? 7 दीपों का। मतदाता सामासिक शब्द का विग्रह क्या होगा? मतदाता सामासिक शब्द का विग्रह क्या होगा? आपको याद रखना है मत को देने वाला। मत को देने वाला। आत्मविश्वास कौन सा समान है? समास है, सॉरी, याद रखिएगा। आत्मविश्वास का मतलब क्या हुआ? जो आत्मा से भरा हुआ, यानी जिसका आत्मा विश्वास से भरा हुआ हो। ठीक है, तो इस समास को कौन सा समास कहेंगे? तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। उसके बाद क्या है? नील कमल। नीला है जो कमल, इसका क्या हो जाएगा? नीला है जो कमल। ये भी कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा उदर है जिसका गणेश, ये भी हो सकता है। और इसका जो बहुव्रीहि हो जाएगा, ये कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। वैसे है जो करके दिया रहेगा तो वो तत्पुरुष भी होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी 110 नंबर पे है। लंबोदर का विग्रह इसमें से, अच्छा सॉरी, जिस समास में ये हो गया हम लोग को, इसका आंसर कर्मधारय है दिया हुआ, और सही बात है कि कर्मधारय में ही होता है। जैसे कि नीला है जो कमल, जिसमें है जो करके आए, है जो करके आए उसको क्या कहते हैं? कर्मधारय। और जिसमें काके की, में से, पर इत्यादि का बोध हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको कहते हैं हम लोग तत्पुरुष। ठीक है, अब है अवयवी भाव समास का पूर्व पद क्या होता है? अवयवी भाव समास का पूर्व पद क्या होता है, यह हम लोग का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा अवयवी भाव का जो पूर्व पद होता है वो हमेशा क्या होता है? उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग। 112 सत्याग्रह का विग्रह क्या होगा? सत्य का आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हाँ, तो सत्य के लिए आग्रह होगा। ठीक है, तो के लिए जब ये आ जाएगा तो तत्पुरुष समास। है जो करके आएगा तो कर्मधारय। घोड़े पर सवार, फिर पर आ गया, मैंने कारक चिन्ह जब ये आ गया तो क्या हो जाएगा? घोड़े पर सवार क्या हो जाएगा? घुड़सवार। घुड़सवार नहीं होगा, घुड़सवार होगा। घुड़सवार का सी हो जाएगा, इसका हर्ष होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है पाप पुण्य का विग्रह क्या होगा? पाप और पुण्य, ये तो सिंपल है। अगला सवाल देखिए, अनुरूप में समास है। अनुरूप में कौन सा समास है, इस बात को याद रखना है। इसका हो जाएगा अवयवी भाव समास। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास, क्योंकि अनुरूप में अनु लगा हुआ है। देशांतर, देशांतर कौन सा समास है हम लोग का? याद रखिएगा डी, कर्मधारय। देशांतर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, याद रखना है। देश में है जो अंतर, है जो करके आएगा तो कर्मधारय। चौमासा संख्या आ गया तो क्या हो जाएगा? द्विगु। ठीक है, पंचामृत संख्या आ गया तो क्या हो गया? द्विगु। ठीक है, त्रिवेणी संख्या आ गया। अब देखिए त्रिवेणी संख्या आ गया तो इसका क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। त्रिवेणी द्विगु हो जाएगा। ठीक है, वाक्य में शब्दों का संबंध किससे होता है? ये बात भी आपको याद रखना है। वाक्य में शब्दों का संबंध किससे होता है, इस बात को याद रखिएगा। कारक से होता है। किससे होता है? कारक से। अगला सवाल है हिंदी में कारक कितने होते हैं? हिंदी में कारक जो है बाबू सबको याद रखना है, टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। अगला है कि राम ने श्याम को मारा। राम ने श्याम को मारा। ठीक है, तो यहाँ पे राम ने आ गया चिन्ह तो क्या हो गया? कर्ता। क्या हो गया? कर्ता। किस वाक्य में कर्म कारक है? किस वाक्य में इसमें कर्म कारक है? ठीक है, भूखों को खाना खिलाओ। किसी को आप कुछ कर रहे, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? कर्म कारक। किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो कर्म कारक। भूखों को खिला रहे हैं तो ये क्या हो गया? कर्म कर रहे हैं, इसलिए कर्म कारक। किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? हिमालय से गंगा निकलती, किसी चीज से किसी चीज का अलग होना कर अपादान होता है।
ये से अपादान का चिन्ह से अलग होना अपादान। को और के लिए याद रखिएगा, को और के लिए ये किसका होता है? संप्रदान। किसका चिन्ह होता है? संप्रदान का। हे राम संबोधन हो गया। क्या हो गया? संबोधन। जो आसान है, जल्दी जल्दी में पढ़ा रहे हैं। वह अगले साल आएगा, वह अगले साल आएगा में कौन सा कारक है? तो मैं यहाँ पे आ गया। तो जब ये मैं आ गया बाबू, तो इसको याद रखना है हमेशा अधिकरण में पर होता है। क्या होता है? अधिकरण में पर, यानी वो अगले साल में आएगा। सीमा कुत्ते से डरती है। अब किस चीज़ से डरना, किस चीज़ से मतलब डरते हैं आप, तो यहाँ पे ये कौन सा कारक होना चाहिए? तो यहाँ पे मारपीट तो नहीं रहना है, डरती है किसी चीज़ से तो अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक। ए राकेश संबोधन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? संबोधन। अगला देखिए, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। पर आ गया, जब ये आ गया पर आ गया तो कौन सा होगा? आप सबको कारक का चिन्ह अगर मालूम होगा तो आप सबको मालूम होगा। अधिकरण का क्या होता है इसका? में और पर। क्या होता है? में और पर होता है। तो इस कुर्सी पर तो अधिकरण में पर, इसका ही अधिकरण हो जाएगा। रमा विद्यालय से घर जाती है में कौन सा कारक है? रमा विद्यालय से घर जाती है में कौन सा कारक है? विद्यालय से घर की ओर जाना यानी अलगाव हो रहा है, यानी अपादान कारक हो रहा है। अलग होना मैंने अपादान। हथौड़ी से फिर सर फोड़ना मतलब करण हो जाएगा। राजा सेवक को कंबल देता है। को, देखिए यहाँ पे चिन्ह क्या आ गया हम लोग का? को चिन्ह आ गया। तो याद रखना है संप्रदान का को के लिए। ठीक है, संप्रदान को के लिए का होता है, तो संप्रदान इसका हो जाएगा। राम की गाय काके की, क्या होता है? काके की जब ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक। ठीक है, उसके बाद जो है मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, ये कौन सा कारक होगा? में हो गया, तो अधिकरण क्या क्या होता है चिन्ह? में और पर। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं यानी पत्ता अलग हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें जो है याद रखिएगा करण कारक होगा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, कोई सामान या कोई वस्तु आ जाएगा तो बस एक वस्तु मतलब वस्तु की तरह ही हो गया, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? करण कारक। ठीक है, अगला है चूहा बिल से बाहर निकला। बिल से बाहर निकला माने अपादान। बिल से अलग हो गया माने संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसको हम लोग लिंग कहते हैं, क्योंकि उसी से पता चलता है कि कौन पुरुष है कौन स्त्रीलिंग है। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला है कि निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? इस बात को याद रखिएगा आप सब। दिनों के नाम हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग, तिथि के नाम स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं? बोलियों के नाम, पेड़ों के नाम, फलों के नाम। प्रायः मतलब हमेशा लगभग स्त्रीलिंग होता है, कोई कोई शब्द ही खाली पुल्लिंग हो सकता है। तो इस बात को ऐसे करके याद रखेंगे कि जितनी भी भाषाएं हैं ये भाषाओं के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री। ठीक है, ये डी होगा। विदुषी का पुल्लिंग क्या होगा? विदुषी का पुल्लिंग विद्वान होगा। ठीक है, अगला देखिए, राजा ने राम दिया राजा ने दान दिया। राजा ने दान दिया वाक्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसका स्त्रीलिंग बनाना है हम लोग को। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे कि रानी ने दान दिया। ठीक है, रानी स्त्रीलिंग कर देंगे इसका। छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की, इसका स्त्रीलिंग। छात्र का क्या होता है? छात्रा। ठीक है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मादा मगरमच्छ होगा। ठीक है, मगरमच्छी नहीं कर दीजिएगा। अगला है, कौन सा शब्द इसमें प्रायः पुल्लिंग होता है? पुल्लिंग इसका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग की तरह ही होता है। इसमें याद रखिएगा कि पानी या नदी, ज़्यादातर तो नदी ही होगा क्योंकि नदी बहती है। नदी बहती है, इसका उपयोग तो स्त्रीलिंग की तरह होता है। पानी शब्द का होगा। पानी और मोती 2 शब्द ऐसे हैं जिसका उपयोग पुल्लिंग की तरह होता है, जो कि स्त्रीलिंग होना चाहिए लेकिन पुल्लिंग होता है। बछड़ा का अन्य लिंग रूप क्या है? बछिया। बछिया हो सकता है। बछड़ा का क्या होगा? बछिया। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म इसमें से अशुद्ध बता रहा है? कौन सा गलत इसमें से आपको लग रहा है? कर्ता और कर्त, ये शब्द गलती है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द, इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द गलत है? गलत वाले को हमको पहचाना है। जनता जनताएं नहीं होती है। ठीक है, गलत है, जनताएं नहीं होती। जनता खुद पुल्लिंग है, सॉरी खुद जो है प्लूरल फॉर्म में होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है?
यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग नहीं है इसमें से। तो याद रखना है, न आया, री आया, ल आया, तो ई त ना री ली, याद रखिएगा, ई त ना री ली, ये ल, ये सब शब्द अगर आ जाए लास्ट में तो वो स्त्रीलिंग होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भेड़िया। क्या हो जाएगा, भेड़िया। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा भैया, बेटी, ये तो आसान है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, विदुषी होगा, अभी बताए थे। अगला है कि निम्नलिखित शब्द में स्त्रीलिंग शब्द बताइए। इसमें स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है, देखिए दही, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। उसके बाद जो है मस्सी, सिरका, सिरका भी स्त्रीलिंग आ शब्द, मस्सी हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है, देश, देश आजाद हुआ, पुल्लिंग हो जाएगा। झील, ल आ गया ना लास्ट में, तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अगला देखिए, कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है, पूछ रहा है। आभार, आभार, आभार क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आपका बहुत आभार है, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, इसमें जो है कष्ट, जो है कष्ट शब्द क्या होगा, पुल्लिंग। मुझे बहुत कष्ट हुआ, हुआ होता है ना कष्ट के साथ, ऐसे पुल्लिंग। वाक्य में उपयोग करके पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, मेरी आय बहुत कम है, आय शब्द हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द हम लोग का स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा, गृह पुल्लिंग, चंदन पुल्लिंग, पता, सभा, सभा क्या हो, सभा लगी थी, लगी, ठीक है, सभा लगी थी, तो लगी शब्द से क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, फिर से वही बात है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, गरिमा। हाँ, मेरी गरिमा गिर गई, ऐसा कुछ शब्द होता है, तो गरिमा। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, फिर पुल्लिंग पूछ रहा है हम सबसे, अभी स्त्रीलिंग के लिए बता दिए हम, ई त ना री ली, आय, आवट, आहट, आस, ई त ना री ली, ये याद कर लीजिए, इतना लास्ट में रहेगा तो वो हमेशा स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए, रीति, यही समाज की रीति चली आ रही है, तो स्त्रीलिंग हो गई। क्षेत्र इसका सबसे अच्छा होगा, क्षेत्र हो जाएगा पुल्लिंग। देखिए अगला देखिए कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द इसमें से पूछ रहा है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, छाछ, छाछ जो होता है दूध का, छाछ क्या होगा, स्त्रीलिंग। अब पूछ रहा है हमको कि पुल्लिंग शब्द छांटिए, इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा हम लोगों से पूछ रहा है, तो पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, आहार। क्या हो जाएगा, आहार। ठीक है, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा, भील, भील का स्त्रीलिंग क्या होगा, भालू, भीलनी हो जाएगा। ठीक है, भीलनी। अगला है स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है जो हमको चुनना है, सनक। हाँ, तेरी सनक, तेरी सनक, देखते हैं री कहते हैं, तेरी सनक, यानी स्त्रीलिंग सनक हो जाएगा। पुल्लिंग वाचक शब्द को छांटिए, यानी जो पुल्लिंग होगा उसको इसमें से हमको छांटना है। कैमरा जो हो गया, ये क्या होगा, कैमरा, कैमरा शब्द जो होगा ये होगा पुल्लिंग। बाकी ये तीनों शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग, क्योंकि र है, ट है, ल है, इसमें तो रा है, र नहीं रा है। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही होता है। बहुवचन में ही कौन सा शब्द होता है, याद रखिएगा, प्राण, प्राण को कोई गिन नहीं सकता, इसलिए हमेशा ये बहुवचन में ही होता है। स्त्रीलिंग पुलिस का कौन सा जोड़ा इसमें से कहता है, सही नहीं है, सही नहीं जो जोड़ा है, देखिए सही कौन सा जोड़ा नहीं है, कांता, कांत, कांता, गधा, गधी, गधा, गधी, गधा, गधा, गधी, मामा, मामी, देव, देवी, कांत, कांता, ये सब थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है। गधा, गधी तो हो सकता है, कांत, कांता गलत होगा। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, अभी मैंने आपको बताया है अभी आपको कि जो शब्द, जिस शब्द को आप बोलने के बाद लगे कि इसके साथ हम स्त्रीलिंग यूज करें, जैसे मेरे, मेरे घर की, घर की शोभा हो, घर की, तो की आया मतलब स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें ई आकार सेंटेंस यूज करिए और ई साउंड अगर सुनाई दे, मतलब दीर्घ ई साउंड सुनाई दे, मेरे घर की शोभा, तो देखिए ई किसके लिए आता है, लड़की, उसमें भी की यानी ई। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, देखिए तुझे दया नहीं आई, तो देखिए ये तो स्त्रीलिंग हो गया। हाँ, मेरा नेत्र दुखता है, दुखती है कभी कहते हैं, मेरा आंख दुखता है, तो नेत्र हो जाएगा इसमें। अब देखिए उसके बाद आधा तीतर आधा बटेर, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, देखिए बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, आधी आधी चीजों को साथ रखना, सुमेल चीजों का बटोरना, आधा तीतर आधा बटेर, माने ये बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। अब मुहावरा में हम लोग आगे, कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजे पर पत्थर रखना तो सबको याद होगा, घोर दुख शोक कठोर के बाद भी हृदय पर सहन करना, इसको क्या कहते हैं, कलेजे पर पत्थर रखना। गुदरी का लाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होना, इसको क्या कहते हैं, गुदरी का लाल।
3 13 करना, देखिए 3 13 करना कौन सा मुहावरा है, इसका हो जाएगा पृथकता की बात करना, यानी अलग माने किसी को अलग करने की बात करना, ठीक है। अगला है बाग बाग होना का क्या अर्थ होता है, बोलिए बाग बाग होना का अर्थ क्या होता है, अति प्रसन्न होना, माने बहुत जब खुश होते हैं तो क्या कहते हैं, दिल गार्डन गार्डन हो गया, उसी को कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बाग बाग। राय का पहाड़ राय का पहाड़ माने खूब बढ़ा चढ़ाकर बोलना, राय का पहाड़ मतलब खूब बढ़ा चढ़ाकर। अंधे की लाठी माने बुढ़ापे का, अंधे आदमी के हाथ में लेने। असहाय का मत सहारा, ठीक है। उंगली पर नाचना मतलब किसी की इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सा सहारा, आरोप लगाना, किसी की इच्छा अनुसार चलना, इसको क्या कहते हैं, उंगली पर नचाना। 19-20 होना, अत्यधिक अंतर होना, एक का दूसरे से कुछ अच्छा, पक्षपात करना, बाह्य समानता और आंतरिक विषमता। इसका जो है आंसर आपको याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 19-20 हो गया, मतलब एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना, वो 19 है तो फलना 20 है, ऐसे बोलते हैं ना। दांतों तले उंगली, भाई साहब हीनता प्रकट करना, बहुत हैरान होना, मुसीबत में पड़ना इत्यादि, इसमें से क्या होगा, तो आश्चर्य करना, ठीक है। अगला देखिए, भय गति सांप छछुंदर केरी का अर्थ क्या होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, असमंजस की स्थिति, क्या हो जाएगा, असमंजस की स्थिति। कठोर परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती, इस भाव की व्यंजक उक्ति क्या है, याद रखिएगा, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, इसका अर्थ होता है, ठीक है। सॉरी, इसका ये आंसर होगा। विपत्ति के समय थोड़ी सहायता भी बड़ी होती है, इसका जो है मतलब इसमें से इसका कौन सा मुहावरा परफेक्ट बैठ रहा है, तो इसका हो रहा है कि विपत्ति के समय थोड़ा सा डूबते को तिनके का सहारा। अगला क्वेश्चन है कि नाक पर सुपारी तोड़ना का क्या अर्थ होता है। नाक पर सुपारी तोड़ना का मतलब किसी का इज्जत उतार देना होगा नहीं, नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब नहीं कहते हमारा तो दिमाग खा गया ये लड़का, मैंने बहुत परेशान करना। मखमली जूते मारना, मखमली जूते मारना का क्या हो जाएगा, मधुर बातों से लज्जित करना, ऐसा बात कहा जो आपको मधुर भी लग रहा है लेकिन आपको बेइज्जती भी कर रहा है। एक दिन का पहुना दूजे दिन अनखावना के भाव है, ठीक है। एक दिन का पहुना माने मेहमान थोड़े समय ही में क्या बन जाता है, तो बोझ बन जाता है मेहमान, याद रखिएगा, आप लोग भी किसी के यहाँ मेहमानी ज़्यादा नहीं करिएगा। शब्द रचना कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, शब्द रचना जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उपसर्ग को क्या कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं पूछ रहा है, उपसर्ग को क्या कहते हैं, कहाँ लगता है, शुरुआत में लगता है या अंत में लगता है, शुरुआत में लगता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, आदि प्रत्यय। उपसर्ग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, उपसर्ग शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है उपजोड़ सर्ग से। पूछ रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के आदि में यानी शुरुआत में। अब पूछ रहा है कि उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है, उत्कर्ष में जो है याद रखिएगा उत शब्द है, इसमें क्या है उत। अगला देखिए, निष्कपट में पूछ रहा है कौन सा होगा, ये वाला निस, ये तालब सा वाला निस, मूर्धन सा नहीं दे दीजिएगा। जय शब्द का विलोमार्थक बनाने वाला उपसर्ग कौन सा है, जय का पराजय होता है तो प परा हो जाएगा इसका देखिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपकार में हुआ है जी, अपनापन में हुआ है नहीं, उपकार में हुआ है, कार से पहले उप लग गया है। निम्न में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, उपसर्ग रहित मतलब हो जिसमें उपसर्ग है, उपसर्ग नहीं है, तो सुरेश में क्या उपसर्ग नहीं है, अति इसमें भी है, वी है, सौ है, लेकिन इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है, रेस थोड़ी ना कोई शब्द होता है, योग देश अधिक शब्द होता है, उसके पहले कुछ ना कुछ लगा, इस सुरेश तो कुछ नाम हुआ। अत्यंत में उपसर्ग क्या होता है, अत्यंत में याद रखिएगा हमेशा अति शब्द होता है, क्या होता है, अति शब्द होता है, अति। उप प्रधानमंत्री में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग जो है, उप प्रधानमंत्री, ये उप आखिर कौन सा आपको पूछ रहा है, तत्सम है कि उप जो होता है वो तत्सम होता है, उप क्या होता है, तत्सम। उल्लंघन में उपसर्ग कौन सा है, उल्लंघन में जो है उपसर्ग आपको उत होता है, क्योंकि ल संयुक्त है इसलिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा उत। बहिर्मुखी का मतलब होता है जो बाहर से एकदम, जिसका मुखर काफी स्पष्ट हो, उसको क्या कहते हैं, बहिर्मुखी व्यक्ति कहते हैं, जिसको पूरी दुनिया जानती हो, तो इसे व्यक्ति के बहिर्मुखी, तो मुख के पहले बहिर शब्द लगता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पहले बहिर आएगा। अभ्यागत जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे ना बाबू, तो इसमें क्या आएगा, अभी आएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
अब आप ही लोग बताओ कि अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नए दोस्तों जरूर शेयर करिए। और मैं इसी तरह आप सबके लिए 100, 200, 300 ऑब्जेक्टिव आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल को। ये मेरा देसी गुरुजी मेरा चैनल का नाम है। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही आप लोगों से गुजारिश विनती है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।